हेलो गाइस, वेलकम टू अरमान्स क्लासेस। आज हम जिस लेक्चर पर हम बात करेंगे वो होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सीरीज़ शुरू होगी। बट आज एक्चुअली मैं स्टार्टिंग का लेक्चर नहीं दूंगा। जो हमारी स्टार्टिंग सिलेबस में है, इसकी हिस्ट्री जो दी गई है वो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लोगों ने वो काफ़ी सारी जगहों से पढ़ भी लिया होगा और थोड़ा बहुत एक बोरिंग सा लेक्चर भी बन जाता है वो। तो मुझे लगा जो 2011 का अमेंडमेंट एक्ट है वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा-सा उसको पढ़ने में एक इंटरेस्ट भी बनता है। तो मुझे लगा कि स्टार्ट वहीं से करते हैं, सो दैट हम लोगों का भी इंटरेस्ट बने रहे, आप लोगों का सबका इंटरेस्ट बने रहे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है? और आगे जितने भी वीडियोज़ हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार के डालेंगे वो आप तक पहुँचते जाएँगे, ठीक है गाइज़? और जितना भी पीडीएफ वगैरह मैं अपने ग्रुप में डालता हूँ, ऑलरेडी काफ़ी सारी डाली हैं, आई थिंक इट्स मोर देन 500 नाउ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मटेरियल पहुँच सके और आपको भी, आपके लिए भी एक सदका जारिया बनते रहे, ठीक है गाइज़? तो गाइज़, आज का जो लेक्चर होगा वो, जैसा मैंने आपको पहले कहा, कि 2011 अमेंडमेंट एक्ट के रिलेटेड होगा, ठीक है गाइज़? सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सहकृति, ठीक है, समितियाँ। इतना आप लोग जितना भी, ऑब्वियसली जितने भी हमारे यहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता नहीं होगा, बट मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 जो है ना, इसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया और साथ ही साथ इसने प्रोटेक्शन भी दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। देखिए, अब जाहिर सी बात है, एक अमेंडमेंट एक्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑब्वियस सी बात है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। क्योंकि अगर जब कोई भी एक्ट आता है तो वो किसी भी चीज़ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे देता है, ठीक है? तो इसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक दर्जा दे दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी और प्रोटेक्शन भी दी, ठीक है? अब इसी रिगार्डिंग देखिए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मेड द 3 चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में आई। कौन कौन सी? पहली तो देखिए, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर आर्टिकल 19 में इसको लाया गया, ठीक है? ये एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। देखिए, आर्टिकल 19 आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। आर्टिकल 19 का जो सेक्शन 1 है, ठीक है, उसके अंडर आपको काफ़ी सारे फ्रीडम्स, काफ़ी सारे राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है? उसी की जो सब क्लॉज सी है, ठीक है, उसमें एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस दिया गया है, ठीक है? तो ये यहाँ पर इसी में जोड़ा गया, एसोसिएशन एंड यूनियंस प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। यू हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन प्लस यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फिर आर्टिकल 243 डाला गया। आर्टिकल 243 में क्या किया गया कि यहाँ पर प्रमोशन की बात करता है। एक बात याद रखना, वहाँ पर फॉर्मेशन की बात करता है, यहाँ पर प्रमोशन की बात करता है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला गया। फिर पार्ट 9B डाला गया, ठीक है? और इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स डाले गए? 243Z से लेकर 243ZS से लेकर ZT तक। और आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, पहले तो आप देख लीजिए। देखिए, पार्ट 9 पंचायत की बात करता है, आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक। फिर पार्ट 9A जो है म्युनिसिपैलिटीज़ की बात करता है। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, काम आएगा। 243P से लेकर 243ZO तक, ठीक है? ये आपका। उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। अब हम पढ़ेंगे क्या आज? पढ़ेंगे आज हम डिटेल में इन्हीं आर्टिकल्स को, 243ZS से लेकर ZT तक, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से लाए गए, हम ये पढ़ेंगे। देखिए, पार्ट 9B, जैसा कि मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है? अब देखिए, 243ZH, इसकी बात करें तो ये सिर्फ डेफिनेशंस की बात करता है, ठीक है? इसमें कुछ खास नहीं है, बस डेफिनेशन बताई गई है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, 243ZH, ठीक है? अब देखिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 243ZI में है,
ठीक है, ये आर्टिकल्स आप नोट कीजिएगा बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस फॉर द इंकॉर्पोरेशन रेगुलेशन वाइंडिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना, इसी को पावर दिया गया कि इनको रेगुलेट करने का, इनकॉर्पोरेट करने का, ठीक है, रेगुलेशन का, ठीक है, वाइंडिंग अप करने का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ये सारा का सारा जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर ही करेगा। किन प्रिंसिपल्स के ऊपर, किन सिद्धांतों के ऊपर होगा? वॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, एंड ऑब्वियसली लास्ट ऑटोनोमस फंक्शनिंग, ठीक है। इन प्रिंसिपल्स के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजंस बनाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए और ये आर्टिकल 243ZI के है, ठीक है। अब देखिए गाइज, नंबर एंड टर्म्स ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बेयरर्स। द बोर्ड shall consist of such members of directors as may be provided by the state legislature, but the maximum number of directors of cooperative society shall not exceed 21। ये आर्टिकल किसके अंडर आता है? ये आर्टिकल आता है 243ZJ, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये सब आप नोट कीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल्स को वो नोट कीजिएगा, कौन कौन सा जो है, कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सा प्रोविज़न किस आर्टिकल के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो ये 243ZJ के अंडर आ रहा है। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर जो है ना, ये डिसाइड करता है। देखिए आजकल आपको पता है, कहीं पर भी अगर आपको कोई भी कंपनी रजिस्टर करनी हो ना, तो आपको जब कोई भी कंपनी रजिस्टर करनी होती है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले आपको वहाँ पर उनका डायरेक्टर बताना पड़ता है। डायरेक्टर एक तरह से होता क्या है? डायरेक्टर एक तरह से मालिक होता है और जिसका आपको नाम ज़रूरी है रजिस्टर करते हुए बताना, ठीक है। इसके बगैर काम चलेगा नहीं। और जब भी आप देखिए, जब भी आप सबसे पहले तो आप क्या बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आप रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमेशा आपको पहले से रजिस्टर करना पड़ता है आपके डायरेक्टर्स का नाम। और यहाँ पर बताया गया है कि मैक्सिमम जितने भी डायरेक्टर्स हैं ना, वो 21 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये रूल सेट किया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम आप चाहें तो 10-15 जितने भी रखना चाहें रख सकते हैं, बट मैक्सिमम शेल नॉट एक्सीड 21 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए। इतनी बात आप मेरी याद रखिएगा। तो ये आप नोट कीजिएगा। आप वन लाइनर बना के इसको बना सकते हैं, ऐसे भी नोट बना सकते हैं, ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर शैल प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन 1 सीट फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, 2 सीट्स फॉर वुमेन on the board of every cooperative society having members from such category of persons। देखिए ये स्टेट लेजिस्लेचर ने ये रूल रखा है कि भाई रिजर्वेशन जो है वो SC और ST के लिए 1 सीट रखी जाएगी और 2 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रखी जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है गाइस। ये आपका एक और प्रोविज़न है जो स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करता है इस एक्ट के तहत, 2011 के एक्ट के तहत, ठीक है गाइज। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो, ठीक है। द टर्म ऑफिस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बेयरर्स शैल बी 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। देखिए अब कितना टर्म ऑफ ऑफिस होता है इनका? 5 साल। स्टेट लेजिस्लेचर शैल मेक प्रोविजंस फॉर co-option of persons having experience in the field of banking, management, finance, specialization in any other field। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजंस इनके लिए भी रखता है कि जो लोग किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, ठीक है, उनके लिए भी प्रोविजंस बनाए गए। और ऐसा कहा गया कि, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ऐसा कहा गया कि आप 2 बंदों को ऐसे 2 बंदे चूज़ कर सकते हो जो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन रखे हुए हो, ठीक है। और वो 2 बंदे, द नंबर ऑफ सच को-ऑप्टेड मेंबर्स शैल नॉट एक्सीड 2 इन एडिशन टू 21 डायरेक्टर्स। 2 आप रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं।
और ये दो जो है ना, ये एक्चुअली क्यों हुआ? द फर्दर co-opted member shall not have the right to vote in any election of the cooperative societies or be eligible to be elected as the office bearers of the board. देखिए ये दो जो है ना, ये बट इनका राइट टू वोट नहीं होता, ये राइट टू वोट नहीं कर सकते। ये जो दो बंदे स्पेशलाइज बंदे रखे गए हैं, इनका राइट टू वोट नहीं होता, ना ही ये कोई भी ऑफिस बेयरर बन सकते हैं। ये कभी भी ऑफिस बेयरर नहीं बन सकते, ये बात मेरी याद रखिएगा। ये जो बंदे स्पेशलाइजेशन रखते हैं ना, बैंकिंग में, मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, किसी में भी, इनको इसलिए रखा गया, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको इसलिए रखा गया कि कल को अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, सपोज करिए बैंकिंग के रिलेटेड, तो आपके पास एक बैंक स्पेशलिस्ट हो कि जो आपको बैंक की प्रॉब्लम्स, बैंक के इश्यूज बता सके और आप उससे पूछ सकें उस टाइम पे कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ है हमारे कोऑपरेटिव में, तो हम आपसे हेल्प ले सकें या वो बंदा हमारी हेल्प कर सके उस टाइम पे। क्योंकि ऐसे भी लोग होने चाहिए जिनको पता हो, जिनकी स्पेशलाइजेशन हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। देखिए, द फंक्शनल डायरेक्टर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी शेल ऑल्सो बी द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड सच मेंबर्स शेल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए दैट इज़ 21। देखिए इन 21 जो है ना, ये जो 21 ऑलरेडी डायरेक्टर्स आपके पास हैं, इनके अलावा फंक्शनल डायरेक्टर्स भी होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ये मेरी बात याद रखिएगा। और ये वो डायरेक्टर जो 21 थे, इनको एक्सक्लूड करके, दे आर एक्सक्लूडेड, ठीक है, उनके अलावा फंक्शनल डायरेक्टर्स भी होते हैं। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड, ये आता है आपका आर्टिकल 243 ZK में। द इलेक्शन ऑफ बोर्ड शेल बी कंडक्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द बोर्ड as so as to ensure that the newly elected members assume office immediately on the expiry of the term of the office of the members of the outgoing board. देखिए क्या होता है कि जहाँ तक रही इलेक्शन की बात बोर्ड की, तो कहते हैं कि इससे पहले कि नया ये वाला जो हमारा टर्म है, ये वाला बोर्ड जो है ख़त्म होने को आ जाए, उससे पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए, सो दैट जैसे ही आपकी ये टर्म ख़त्म होती है, इस बोर्ड की, इस पैनल की टर्म ख़त्म होती है, तो नया पैनल आ गया हो, नया बोर्ड बन गया हो। ऐसा ना हो कि उसके बाद आप वेट करें, फिर आप जाके शुरू करें, तो तब तक तो ऑफिस खाली रहेगा। ठीक है, द सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन, कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्शन ऑफ द इलेक्शंस टू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल वेस्ट इन सच अ बॉडी एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए जैसे कि बाकी अगर आप देखें, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, शेड्यूल 9 में जैसे पंचायत की बात होती है, तो पंचायत जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के तहत होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। कोई स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है आपका ये नहीं करवाता है, बल्कि ये स्टेट लेजिस्लेचर है, वो किसी भी बॉडी को बना सकती है, इस इलेक्शन के लिए रिक्रूट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है आपका ये सब इलेक्शंस करवाएगा जैसे पंचायत में होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। ये डिफरेंस है उनमें और इनमें, ये बात आप याद रखिएगा। देखिए सुपर सेशन और सस्पेंशन ऑफ द बोर्ड एंड इंटरिम मैनेजमेंट, पहली बात तो सुपर सेशन और सस्पेंशन में एक डिफरेंस होता है, वो आपको पता होना चाहिए। सुपर सेशन क्या होता है भाई? सुपर सेशन होता है कि जब किसी भी पैनल को सपोज करो दूसरा पैनल रिप्लेस करता है, उसको सुपर सेशन कहते हैं। सस्पेंशन होता है कि जहाँ पर आपको सस्पेंड तो कर दिया जाता है, बट आपको रिप्लेस नहीं कर रहा, कोई आपको रिप्लेस नहीं कर रहा। सपोज करो आप 6 महीने के लिए सस्पेंड हो, 6 महीने बाद आप फिर आ जाओगे, ठीक है, आप ही आओगे, दूसरा नहीं आ रहा। सो दैट्स द डिफरेंस एंड दिस कम्स अंडर आर्टिकल 243 ZL, ठीक है, ऊपर 243 ZK था, ठीक है। अब ये देख लीजिए, नो बोर्ड शैल बी सस्पेंडेड और केप्ट अंडर सस्पेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 6 मंथ्स। 6 मंथ से ज़्यादा आप किसी को भी सस्पेंड या सुपरसीड नहीं कर सकते, ये मेंशन किया गया है, ठीक है। 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। द बोर्ड में सुपरसीड और केप्ट अंडर सस्पेंशन इन केस ऑफ इट्स परसिस्टेंट डिफॉल्ट, ठीक है। अगर कोई डिफॉल्ट हो, कोई भी ऑब्वियस सी बात है कुछ गड़बड़ हुई हो, और नेग्लिजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज़, कोई भी नेग्लिजेंस हुई हो आपकी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए, ठीक है, तो भी आपको सस्पेंड किया जा सकता है। ऑफ कमिटिंग एनी एक्ट प्रेजुडाइल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी और इट्स मेंबर्स, ठीक है, कोई भी ऐसा एक्ट कर दिया हो जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के हित में ना हो, ठीक है, या इसके मेंबर्स के इंटरेस्ट में ना हो, तो तब भी हो सकता है। ऑफ देयर बीइंग अ स्टेलमेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। स्टेलमेट आपको पता है व्हाट डज द टर्म स्टेलमेट मीन्स? इट्स एक्चुअली, चेस में आपने देखा होगा चेकमेट बोला जाता है, चेस में, चेस गेम में, जिनको चेस गेम पता हो, चेकमेट तब तक नहीं हराया जाता जब तक
चेक और मेट नहीं लगती राजा को। यहाँ पर स्टेलमेट में आपका फॉल्ट नहीं होता, आपकी कोई गलती नहीं होती, बट समहाउ सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है कि आपकी गलती तो नहीं होती, बट आप फंक्शंस को, आपके पास पावर्स भी नहीं रहते जिनको आप फंक्शन कर पाओ। तो एक तरह से मैच जो है हारा नहीं जाता, मैच ड्रा हो जाता है। ठीक है, स्टेलमेट एक ऐसी सिचुएशन होती है कि ऑफिसर तो है बट किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि ये कोई फंक्शन कर नहीं सकता, गलती भी नहीं है बट कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन भी जब हो, ऐसी सिचुएशन का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, अब इसके आगे ऑफ द इलेक्शन बॉडी सॉरी, देखिए इसके आगे बात करते हैं। अगला फंक्शन जो है इसका, ऑफ द इलेक्शन बॉडी हैविंग फेल्ड टू कंडक्ट इलेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट एक्ट। जब कोई भी आपकी इलेक्शन बॉडी फेल हो जाए, ठीक है, इलेक्शंस करवाने में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, स्टेट एक्ट, तब भी ऐसा होगा। ठीक है, अगर कोई भी आपकी इलेक्शन बॉडी ऐसा नहीं करवा पाती, जैसा कि अकॉर्डिंग टू रूल्स हम कह सकते हैं, तो भी ऐसा होता है। ठीक है, ये भी एक प्रोविजन। However, the board of any such cooperative society shall not be superseded or kept under suspension where there is no government shareholding or loan or financial assistance or any guarantee by the government. ठीक है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट बी सुपरसीडेड और केप्ट अंडर सस्पेंशन, जबकि वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट हो शेयर होल्डिंग। गवर्नमेंट वहाँ पर आपको सस्पेंड या सुपरसीड नहीं कर सकती, जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई शेयर होल्ड ना हो या गवर्नमेंट का कोई शेयर ना हो, वहाँ पर कोई कंट्रोल ना हो, या कोई फाइनल असिस्टेंस गवर्नमेंट ने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर नहीं दी है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता, गवर्नमेंट वहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सिर्फ वहीं उन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इंटरफेयर करती है जहाँ पर उन्होंने खुद के शेयर्स लगाए होते हैं, जहाँ पर उनका कुछ होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, कुछ भी हो। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। ओके गाइस, in case of supersession of the board, the administrator appointed to manage the affairs of such cooperative society shall arrange for the conduction of the election within the period of 6 months and hand over the management to the election board. ठीक है, देखिए जब ऐसी कोई सुपर सेशन हो जाए बोर्ड का, बोर्ड को एकदम बोर्ड टर्मिनेट कर दिया जाए, तो फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। गवर्नमेंट जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है, एक सिविल सर्वेंट को अपॉइंट करती है, और वो 6 मंथ्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, सो दैट वही तब तक वही ये सब चलाता है। ठीक है, 6 मंथ्स, और एंड इट हैज़ टू हैंड ओवर द मैनेजमेंट टू द इलेक्शन बोर्ड विद इन द 6 मंथ्स। ऐसा नहीं है कि अब बस दे दिया तो अब उसी के राम भरोसे है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब 6 मंथ तक उसको किसी भी हाल में इलेक्शन करवाने हैं, बोर्ड को देना है वापस। ठीक है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक भी बात याद रखना, इंटरिम मैनेजमेंट इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ये जो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये आर्टिकल 243 ZM में आता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। देखिए, ऑडिट जो है अकाउंट्स का एटलीस्ट एक साल में, ठीक है, साल में एक बारी, एक फाइनेंशियल ईयर में होना ही होना है, एक बारी। ठीक है, ये बात मेरी याद रखिएगा, ऑडिटिंग एक बारी साल में होगी ही होगी। It shall lay down the minimum qualification and experience of our auditors and auditing firms that shall be eligible for auditing accounts of the cooperative society. और ऑब्वियस सी बात है, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी रखी है। ऐसा नहीं है कि रास्ते पे चलता हुआ बंदा भी ऑडिट करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्वालिफिकेशन रखी है, एक एक्सपीरियंस रखा है, जो ऑडिटर्स के पास होना चाहिए, उनको सेलेक्ट किया जाएगा उसी क्वालिफिकेशन के बेस के ऊपर। ठीक है, और फिर जाके उन्हीं लोगों को ऑडिटिंग के लिए कहा जाता है। एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी ऑडिटेड बाय एन ऑडिटर और ऑडिटिंग फर्म अपॉइंटेड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो ऑडिटर होता है, इसको सिलेक्ट कौन करता है? ये जनरल बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इलेक्ट करती है। ये मेरी बात आप याद रखिएगा।
जो भी बंदा ऑडिट करने के लिए आएगा उसको जनरल बॉडी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ही इलेक्ट करेगी, बट सच एन ऑडिटर एंड ऑडिटिंग फर्म शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय अथोराइज स्टेट गवर्नमेंट ऑन दिस बिहाफ। देखिए अब इसके आगे ये भी बात याद रखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है यही अपॉइंट करती है। मैंने इससे पहले भी आपको थोड़ी देर इससे पहले बताया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करती है कि हमने किस बॉडी को, जिस भी बॉडी को वो सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है क्योंकि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, हमारे यहाँ ये कोई इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, ठीक है। तो कोई ये स्टेट की अपनी मर्जी होती है, ठीक है, स्टेट की लेजिस्लेचर की मर्जी होती है कि किस बॉडी को अपॉइंट करें। वो लोग जिसको भी करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी करती है वही करेगा, ठीक है, ऑन देयर बिहाफ। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसके आगे चलते हैं। The accounts of every cooperative society shall be audited within the 6 months of the close of the financial year। देखिए इसका मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर विद इन 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का मतलब समझते हैं आप। देखिए फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है, 31 मार्च को, इतनी मेरी बात याद रखिएगा। आप 2020-21 की बात कर लो, ठीक है, तो इसके जो 6 months हैं वो कहाँ से शुरू होंगे बताओ। इसकी जो 6 months है ख़त्म कब होता है, ख़त्म तो 31 मार्च को 2021, ठीक है, 31 मार्च 2021 को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर 31 मार्च 2021 को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया तो अब ये जो बता रहा है विद इन 6 months, ये क्या है, ये 30 सितंबर 2021 तक इस साल का, ये जो 2021 चल रहा है इस साल का 6 months के अंडर आपको ये करना ही करना है ऑडिटिंग, 30 सितंबर 2021 तक। दिस इज व्हाट इट मीन्स। आई होप यू आर गेटिंग इट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, डू कमेंट। The audit report of an accounts of an apex cooperative society shall be laid before the state legislature। ये जो ऑडिट रिपोर्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही जाएगी। कन्वीनिंग ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग्स, देखिए अब ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, ये आर्टिकल 243ZN, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर मे प्रोवाइड दैट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी shall be convened within a period of 6 months of the close of the financial year। देखिए फिर वही बात आ गई कि जनरल बॉडी की जो मीटिंग है वो हर बारी मिलेंगे विद इन द 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। राइट ऑफ अ मेंबर टू गेट इंफॉर्मेशन, ये किसके तहत आता है, आर्टिकल 243ZO। गाइज प्लीज़ ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये आर्टिकल जो मैं बता रहा हूँ, और ये जनरली मैंने देखा है यूट्यूब पर लोगों ने दिया नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर मे प्रोवाइड फॉर एक्सेस टू एवरी मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू द बुक्स, इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। देखिए आपको क्या क्या चीज़ जानने का हक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर बताता है इस चीज़ के बारे में। इट में ऑल्सो मेक प्रोविजंस टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। पार्टिसिपेशन के लिए ऑब्वियस ही बात है आपको राइट टू इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है, हर मेंबर को दिया जाता है। कोऑपरेटिव एजुकेशन जो है, ट्रेनिंग जो है इसकी मेंबर्स की, वो सब प्रोवाइड की जाती है। कोऑपरेटिव एजुकेशन, ठीक है, ट्रेनिंग अभी आप भी आगे जाके देंगे और आपको मिलेगी भी। रिटर्न्स, देखिए रिटर्न्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 243ZP में इसके रिटर्न्स की बात करते हैं। Every cooperative society shall file returns within the 6 months of the close of every financial year to the authority designated by the state government। These returns shall include the following matters। अब ये returns क्या बताते हैं, ठीक है। रिटर्न्स की बात करें तो ये आर्टिकल 243ZP जैसे मैंने पहले ही कहा, ठीक है, और ये आपको स्टेट लेजिस्लेचर को देना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये क्या है, द रिटर्न शैल इंक्लूड द फॉलोइंग मैटर्स, एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज, इट्स ऑडिटेड प्लान फॉर सरप्लस डिस्पोजल एज अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी,
ठीक है, जितना भी आपका सरप्लस है आपको बताना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जनरल बॉडी को आपको बताना है कि कितना फ़ायदा हुआ है। ये नहीं है कि आप अपनी जेब में जितना भी फ़ायदा हुआ जेब में डाल दो और निकल जाओ, ऐसा नहीं है। आपको बताना है जितना हमारा बच चुका है, जितना भी बचा हुआ है वो आपको बताना है जनरल बॉडी को। लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स टू द बायलॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वो सबकी लिस्ट बतानी है। ठीक है, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ होल्डिंग इट्स जनरल मीटिंग एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस व्हेन ड्यू। ठीक है, ये आपका एक और चीज़ आ गया कि आपकी कंडक्शन ऑफ इलेक्शन कब है। ठीक है, एनी अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रजिस्ट्रार इन परस्यूएंस ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ द स्टेट एक्ट। आपके जो रजिस्ट्रार हैं, जो कि आप भी बनने वाले हैं आगे जाकर, आपको बताया जाता है, आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको बताई जाएगी। ठीक है, offenses and penalties, article 243ZQ, this comes under this article. The state legislature may make provisions for the offenses related to the cooperative societies and penalties for such offenses. Such a law shall include, ठीक है, ये जो ये वाला आर्टिकल है ये क्या कहता है, ये प्रोविजंस बनाता है ऑफेंसेस के लिए, ठीक है, पेनल्टीज़ के लिए, कि भैया अगर आपने कुछ गलती कर दी तो फिर क्या क्या ऑफेंसेस होंगे। ठीक है, और कब कब होंगे, कब आपको पनिश किया जाएगा, किन प्रोविजंस के तहत आपको पनिश किया जाएगा। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी willfully makes a false return और furnishes false information, जब आप ऑब्वियस सी बात है एक फॉल्स रिटर्न देंगे या फिर एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब आप जानबूझ के ऐसा करेंगे। एनी पर्सन willfully disobeys any summon, requisition और ऑर्डर issued by any state government, कोई भी ऑर्डर जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करेगी आप उसको डिसोबे करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, आपको उसके लिए तैयार रहना ही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यही यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, इसके बाद एनी एम्प्लॉयर who without sufficient cause fails to pay to a cooperative society the amount deducted from its employee within the period of 14 days। देखिए, कोई भी बंदा अगर आप पैसे लेता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से और 14 दिन के अंदर वापस नहीं दे रहा तो फिर उस एम्प्लॉयर को पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि दिए उस बंदे ने थे तो मिलेगी। एनी ऑफिसर हु विलफुली फेल्स टू हैंड ओवर द कस्टडी ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, कैश, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एन ऑथराइज पर्सन। देखिए, कोई भी बंदा जो कोऑपरेटिव की बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, सिक्योरिटी, कोई भी प्रॉपर्टी जो है नहीं दे रहा, नहीं दे पा रहा, विलफुली फेल्स टू हैंड ओवर, तो ऑब्वियस सी बात है आपने अगर कोऑपरेटिव की कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई रिकॉर्ड लिया है या कोई कैश, सिक्योरिटी कुछ भी लिया है, ठीक है, तो आपको तो इसकी सज़ा मिलेगी। एनी पर्सन हु अडॉप्ट्स करप्ट प्रैक्टिसेस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड और ऑफिस बेयरर, कोई भी बंदा जो अडॉप्ट करता है करप्ट प्रैक्टिसेस, अगर कोई भी बंदा करप्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करता है तो उसको भी सज़ा मिलेगी। अगर करप्शन में पाया जाता है तो ऑब्वियस ही है। एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, देखिए अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात आ गई, आगे जाके हम पढ़ेंगे अलग अलग सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, बट आज के लेक्चर में तो फिलहाल हम यही पढ़ेंगे। ये आर्टिकल 243ZR में आता है। ठीक है, ये प्रोविजन क्या कहता है, शैल अप्लाई टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन दैट एनी रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एक्ट और स्टेट गवर्नमेंट शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट, सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पेक्टिवली। देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ना, वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट नहीं करता, वहाँ स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजंस नहीं बनाता, वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर नहीं आते। अब देखो ना, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी 2-3 स्टेट्स में होंगी तो फिर तो झगड़ा हो जाए कि अब किस स्टेट के रूल इस पे लागू होंगे, ऐसा तो नहीं है, तो हर स्टेट के अपने अपने हैं। तो वहाँ पर क्या है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा सेंटर के अंडर आती है, वहाँ पर सेंटर की लेजिस्लेशन चलती है, ना कि स्टेट की।
आई होप आपको सीधे साधे शब्दों में ये सब समझ में आ रहा हो। ठीक है गाइस, एंड यहाँ तक मैंने कोशिश की है कि यार जितना डेप्थ में जा सकूँ उतना जा रहा हूँ, और जितना सिंपली मैं आपको समझा सकूँ मैं उतना समझा रहा हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो आपका आ गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बाद एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। देखिए ये आपका आता है आर्टिकल 243 ZS में। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शेल अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरीज में क्या ये सब अप्लाई होता है? हाँ होता है, बट एक कंडीशन है, एक एक्सेप्शन है, वो है प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, प्रेसिडेंट एक ऐसी अथॉरिटी है, अगर उसने मना कर दिया तो नहीं होगा। प्रेसिडेंट एक एक्सेप्शन है इसमें, अदरवाइज सारे प्रोविजंस जो हैं अप्लाई होते हैं यूनियन टेरिटरी पे। बट प्रेसिडेंट एक ऐसी अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट एक ऐसी पोस्ट है कि अगर वो चाहे तो वो इसको मना कर सकता है। देन दिस शिल नॉट अप्लाई टू एनी यूनियन टेरिटरी, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। बट ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि ये बड़े रेयर केसेस में होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट इंटरफेयर करेगा, और ऑब्वियस ही बात है क्यों करेगा। ठीक है गाइस, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। अब इसके बाद अगला जो है वो है आपका कॉन्टिन्यूस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। यहाँ तक अगर आपको क्लियर ना हो कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बोल सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है गाइस, देखिए कॉन्टिन्यूस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज की बात करते हैं तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि एनी प्रोविज़न, कोई भी प्रोविज़न जो है, अब यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, जब आपने ये लॉ बनाया, जब 2011 का अमेंडमेंट एक्ट आया, उससे पहले भी तो कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा ना, उससे पहले भी तो चल रहे होंगे, चाहे जैसे भी चल रहे थे, चल तो रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहे थे, चल तो रहे थे। तो उससे पहले जो चल रहे थे उनका क्या, और ये किस आर्टिकल के तहत आता है? ये आर्टिकल 243 ZT के अंडर आता है। Any provision of any law relating to cooperative societies in force in state immediately before the commencement of the Constitution 97th Amendment Act 2011, which is inconsistent with the provisions of this part, shall continue to be in force until amended or repealed, or until the expiration of the 1 year of such a commencement, whichever is less. देखिए हुआ क्या कि ऑब्वियस ही बात है, अब अचानक से तो आप सारे रूल्स चेंज नहीं कर सकते ना, या किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी भी स्टेट को तो अचानक से नहीं बोल सकते ना कि बस अब चेंज कर दो, कल से अब सारे चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इट विल टेक टाइम लगता है। तो क्या किया गया कि 1 साल का टाइम दिया गया कि अगर सपोज कीजिए 2011 में आया तो 2011 तक जो भी रूल चल रहे थे वो उनको 2012 तक टाइम दिया गया कि 1 साल तक टाइम देते हैं, 1 साल तक आप पुराने सारे रूल्स ख़त्म करो, पुरानी सारी चीज़ें ख़त्म करो, और नए रूल्स, नए प्रोविजंस को है उनको शुरू कर दो लागू करना। ठीक है, तो इसी वजह से इनको 1 साल का टाइम दिया गया। तो ये सेक्शन आपकी ये कहती है। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका देखिए लास्ट में जाके अब आपका आता क्या है, वो आता है आपका रीजंस फॉर द 97 अमेंडमेंट एक्ट। अब रीजंस क्या थे? देखिए रीजंस तो वैसे बहुत सारे थे। द रीजंस फॉर एडिंग द अबव प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन by the 97 Constitutional Amendment Act of 2011 are as follows. देखिए क्या कौन कौन से रीजंस थे ये हम डिस्कस करते हैं। The cooperative sector over the years has made significant contribution to various sectors of national economy and has achieved voluminous growth. However, it has shown weakness in safeguarding the interests of its members and fulfillment of the objectives for which these institutions were organized. देखिए हालांकि काफ़ी सारी ग्रोथ तो हुई थी, बट कहीं ना कहीं इसके जो मेंबर्स थे उनका इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के लिए प्रोविजंस नहीं थे। अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने के लिए प्रोविजंस तब तक नहीं थे। ठीक है, और जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंस्टीट्यूशंस बनाए थे वो ऑब्जेक्टिव ही अगर फुलफिल ना हो रहा हो तो क्या फ़ायदा।
तो फिर ऐसी चीज़ें बनाने का क्या फ़ायदा जब आपका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम ही आपका नहीं पूरा हो रहा हो। ठीक है, तो ये आपकी पहला रीज़न है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा रीज़न, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर इलेक्शंस हैव बीन पोस्टपोन indefinitely and nominated office bearers or administrators have remained in charge of these institutions for a long time. This reduces the accountability in the management of cooperative societies of their members. ऑब्वियस ही बात है, देखिए क्या होता था कि पहले पहले जब कभी भी कोई नॉमिनेट किया जाता था, कोई भी ये एडमिनिस्ट्रेटर संभलाते थे, तो ये लोग तो इंडेफिनिट टाइम के लिए बैठ जाते थे। ये लोग इलेक्शंस कभी टाइम पर नहीं हो रहे थे। ठीक है, इलेक्शंस डिले हो रहे थे, ये लोग कुर्सी पे चौकी मार के बैठ गए हुए थे, ये लोग फिर उसके बाद हट नहीं रहे थे, और कोई प्रोविज़न ही ऐसा नहीं था कि जो इनको बताता, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब अगला, inadequate professionalism in the management in many of the cooperative institutions has led to the poor services and low productivity. ठीक है, देखिए जब आपके प्रोफेशनल्स इसमें नहीं होंगे, जब एक प्रोफेशनल लोग इसमें नहीं होंगे, तो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म तो होगा ही। कोऑपरेटिव नीड्स टू रन ऑन वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड इलेक्शंस हेल्ड ऑन टाइम एंड इन फ्री एंड फेयर मैनर। ठीक है, कोऑपरेटिव तो ऑब्वियस ही बात है, एक फ्री और फेयर मैनर में इसके इलेक्शंस होने चाहिए, एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स होने चाहिए, बट ये सब चीज़ें तो थी ही नहीं। देयरफॉर देयर वाज अ नीड टू initiate fundamental reforms to revitalize the institutions in order to ensure the contribution to the economic development of the country and to serve the interest members and public at large, and also ensure their autonomy, democratic functioning and professional management. देखिए ऑब्वियस ही बात है, जब ये सब चीज़ें हो रही हों तो इसको लाने के लिए रिफॉर्म्स तो ज़रूरी थे, रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं लाने थे। अगर रिफॉर्म्स नहीं लाते तो डेवलपमेंट होती कैसे? ये सब जो चल रहा था ये तो चलते रहता, प्रोफेशनलिज्म था नहीं, इलेक्शंस टाइम पे हो नहीं रहे, जो अपॉइंट हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर वो भी बैठ गया हुआ है, वो भी निकल नहीं रहा, वो भी अपना काम सही तरीके से करेगा नहीं, तो फिर ऐसा चलेगा कैसे? फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलेंगी कैसे? सोचने वाली बात है, कैसे चलेंगी? द कोऑपरेटिव सोसाइटीज is a subject enumerated in entry 32 of the state list of the 7th schedule of the constitution. देखिए एक बात याद रखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, ये आपकी 32 एंट्री आती है स्टेट लिस्ट में। ठीक है, 7th शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव अकॉर्डिंगली एनेक्टेड लेजिस्लेशंस ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का उसी के अकॉर्डिंगली लेजिस्लेशंस जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एक्ट की गई हैं। ये जो हम देख रहे हैं ना एंट्री 32 स्टेट लिस्ट की, ठीक है, ये 7th शेड्यूल में आता है। ठीक है, इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 7th शेड्यूल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये इसके तहत आती है, एंट्री नंबर 32 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट लिस्ट में। ठीक है, लिस्ट सेकंड है ये याद रखिएगा। ठीक है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट एक्ट्स, ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑन लार्ज स्केल वाज envisaged एज पार्ट ऑफ द एफर्ट्स for securing social, economic justice and equitable distribution of the fruits of the development. देखिए, within the framework of the state act, अब स्टेट एक्ट के तहत growth of cooperative on large scale was envisaged as a part of efforts for securing social and economic justice and equitable distribution. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बात करता है, यहाँ पर ये बात करता है कि जो स्टेट एक्ट के तहत जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, होना तो ऐसा ही चाहिए था, बट हो तो नहीं रहा था। It has however been experienced that in spite of considerable expansion of cooperatives, their performance in qualitative terms has not been up to the desirable level. देखिए होना तो ऐसा चाहिए था, बट जैसा मैंने कहा ऐसा हो नहीं रहा था, ऐसा था नहीं, क्वालिटी लेवल वैसा था नहीं। ठीक है, considering the need for reforms in the cooperative societies acts of the state, consultations within the state government have been held at several occasions and in the conference of the state cooperative ministers. देखिए, considering the need for reforms of the cooperative society acts of the state's consultation within the state government have been held at several occasions.
ऐसा कई बारी हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की आपस में जो नो मीटिंग्स वगैरह इन सब चीज़ों कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं कि कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स के साथ भी, but a strong need has been felt for amending the constitution so as to keep the cooperative free from unnecessary outside interference and also to ensure their autonomous organizational setup and their democratic functioning. देखिए इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा गया कि ऐसा ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट या मिनिस्टर्स या बाकी सब लोग जो हैं अननेसेसरीली इंटरफेयर करना शुरू कर दें, यहाँ पर भी पॉलिटिक्स घुसा दें, यहाँ पर भी सिफारिश से शुरू हो जाएं, ऐसा ना हो, वरना ये इसका जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है वो रहेगी नहीं। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट was committed to ensure that the cooperative societies in the country function in a democratic, professional, autonomous and economically sound manner. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना was committed to ensure that the cooperative society in the country function in a democratic, professional, autonomous, economical sound manner. सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी जिम्मेदारी रखी गई इस चीज़ की। With a view to bring the necessary reforms, it was proposed to incorporate a new part in the constitution so as to provide for central provisions covering the vital aspects of working operative societies like democratic, autonomous, professional functioning. ठीक है, देखिए अब जो कि हमने ये सब इसमें डाला, जो कि नए रिफॉर्म्स लाए गए, ये इस चीज़ को मद्देनज़र में रखा गया कि भाई इसकी जो डेमोक्रेटिक, ऑटोनॉमस, प्रोफेशनलिज्म, फंक्शनिंग जो है, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ये सब एस्पेक्ट्स हों, ये सब पार्ट्स हों, ये ऑटोनॉमस हो, ये डेमोक्रेटिक हो, ये प्रोफेशनल फंक्शनिंग करे। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हो, ये सब फीचर्स इसके अंदर हो। It was expected that these provisions will not only ensure that autonomous and democratic functioning of the cooperatives, but also ensure the accountability of the management of the members and other stakeholders, and shall provide the deterrence for the violation of the provision of the law. देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इसका ये ऑटोनोमस और प्रोफेशनल फंक्शनिंग को के लिए ही नहीं किया गया, बल्कि ये मेक श्योर किया गया कि सिर्फ ऑटोनोमस और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ही नहीं, बल्कि जो इसके मेंबर्स की मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी है या मेंबर्स की अकाउंटेबिलिटी है या स्टेक होल्डर्स की, उसको भी देखा जाए। देयर शैल बी अ चेक ऑन इट, और जो कुछ भी वायलेशंस हो लॉ की, उसके ऊपर भी एक चेक हो कि अगर किसी ने भी कोई वायलेशन किया तो उनके लिए क्या क्या सज़ाएं मिल सकती हैं। ये सब चीज़ें इनमें रखी गई। सो आई होप गाइस आज का ये लेक्चर आपको क्लियर हो, आपको ये चीज़ें समझ में आई हों। इसके आगे हम फर्दर लेक्चर्स भी देंगे इसके ऊपर, कोऑपरेटिव्स के ऊपर मैं ज़रूर लाऊंगा और भी लेक्चर्स। ठीक है गाइस, एंड मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है, सो वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और जितना भी यहाँ पर मटेरियल दिया जाता है उसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।